गुड मॉर्निंग कैम्ब्रियंस। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज का अपना जो अगला विषय है वो करने से पहले जो हमने पिछली कक्षा में किया था, पहले झटपट से उसकी दोहराई कर लेते हैं। तो बताइए, अपनी पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? जी हाँ, हमने अपनी पिछली कक्षा में आपकी स्पर्श जो पुस्तक है उसकी कविता है, वो कविता कौन सी थी? पर्वत प्रदेश में पावस, वो हमने आरंभ की थी। और कविता के कवि का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की ख्याति से सम्मानित भी किया गया, क्योंकि वो प्रकृति पर आधारित उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। इस कविता में कवि ने पहाड़ी क्षेत्र में पावस ऋतु अर्थात वर्षा की ऋतु का वर्णन किया है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में मौसम किस प्रकार से पल पल बदलता रहता है, इसके विषय में भी कवि ने बताया है। पता है बच्चों, पहाड़ों की एक ख़ास विशेषता होती है। पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पल पल मौसम बदलता है। कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकने लगती है, कभी उसी समय बारिश होने लग पड़ती है, तो कभी धूप भी निकल आती है। यही तो होती है पहाड़ों की सुंदरता। कुछ इसी सुंदरता का वर्णन इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। तो कल तक जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, उसका पहला जो पैराग्राफ है, जो पहला पैरा है, वो हमने कर लिया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? उसमें वर्षा की ऋतु का वर्णन किया गया है। और उसमें ये बताया गया था कि प्रकृति, कुदरत जो है वो हर पल अपना रूप बदल रही है, और जो पहाड़ हैं वो करघनी के समान विशाल रूप से फैले हुए हैं, और पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उन पर जो फूल उगे हुए हैं, कवि ने उन फूलों को पहाड़ों की क्या माना था? आंखें माना था। और कवि ने ये भी बताया है कि पहाड़ जो हैं वो अपनी फूलों रूपी, हजारों फूलों रूपी आँखों से अपने विशाल आकार को कहाँ देख रहा है? वो नीचे जो पानी है, जो जल है, उसमें अपने आकार को देख रहा है। और उस पानी को कवि ने क्या माना था? तालाब। कि जो वर्षा ऋतु के कारण जो छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उनमें जो पानी भर गया है, वो पानी को उस पानी ने किसका रूप ले लिया है? तालाब का रूप ले लिया है। और वो तालाब का पानी जो है वो दर्पण के समान लग रहा है। बच्चों, ये प्रश्न भी है कि तालाब की समानता जो है वो दर्पण से या आईने से क्यों की गई है? जिस प्रकार आईने में या शीशे में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक उसी प्रकार तालाब का पानी जो स्वच्छ या साफ है, उस पानी में जो पहाड़ है वो अपना प्रतिबिंब या परछाई देख रहा है। इसीलिए इन दोनों को समान माना गया है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने कविता पढ़ी थी। तो बच्चों, जो अगला जो पैराग्राफ है, अगले पैरे में कवि ने किसका वर्णन किया है? पहले पैरे में तो कवि ने पहाड़ों का वर्णन कर दिया। अब अगले पैरे में कवि ने झरनों का वर्णन किया है, झरनों की सुंदरता के विषय में बताया है। तो अगली पंक्तियां हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम करते हैं। गिरि, गिरि का मतलब होता है पहाड़। गौरव का मतलब होता है बड़ाई या फिर सम्मान। गाकर मतलब गाना। और झरझर, झरझर का मतलब होता है झरना। मद, मद का मतलब होता है नशा या मस्ती। नस नस, नस नस का मतलब होता है रग रग। उत्तेजित का मतलब होता है जोश से भरना। मोती का मतलब मोती। और लड़ी, लड़ी जो होती है उसका मतलब होता है माला या श्रृंखला। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते मतलब जैसे गिरना। झाग
अर्थात फोम, जैसे पानी में जब झाग सी बन जाती है तो झाग का मतलब फोम, निर्झर का मतलब दोबारा से झरना। तो ये तो हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, जो पहाड़ों पर बहने वाले जो झरने हैं, जब बहते हुए जो उनकी आवाज़, जब ऊपर से झरना गिरता है तो उसकी आवाज़ जो आती है, तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वो गिरि का गौरव, गिरि मतलब पहाड़, कि जैसे वो पहाड़ के सम्मान में गीत गा रहे हों। गिरि का गौरव गाकर झरझर, की जो झरने हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ के सम्मान में गीत गा रहे हैं, और उनकी उस आवाज़ को सुनकर मद में नस नस उत्तेजित कर रग रग में नशा सा छा रहा है, और वो आवाज़ जो झरनों की आवाज़ है वो जोश से भर रही है। मतलब कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो झरने हैं जब वो ऊपर से बड़े वेग से बहते हैं तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पहाड़ के सम्मान में गीत गा रहे हैं, और उनके गीतों की आवाज़ सुनकर नशा सा छा रहा है और रग रग में जोश भर रहा है। लेकिन किसके कारण भर रहा है? केवल झरनों की आवाज़ के कारण। अब बहता हुआ जो झरना है वो किसके समान लग रहा है? मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय जब वो ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो वो किसके समान लग रहे हैं? वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है? जब बड़ी तेज गति से पानी बहता है तो उसमें जो बुलबुले से उठने लगते हैं, जो झाग सी उठती है, उस झाग को कवि ने किसके साथ उस झाग की तुलना की है? कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मोती की सुंदर जो लड़ियां हैं वो बहती हुई जा रही हैं। तो इस प्रकार से कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। अब अगली पंक्तियाँ। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ। गिरिवर का मतलब, फिर से, गिरि का मतलब क्या होता है? पहाड़। उर, उर का मतलब होता है हृदय या दिल। उठ उठ कर मतलब उठना। उच्चाकांक्षा, उच्चाकांक्षा का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठने की कामना। तरुवर, बड़े बड़े पेड़। झांक रहे, झांकना का मतलब होता है देखना। नीरव नभ, नीरव का मतलब होता है शांत, और नभ का मतलब होता है आकाश। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, अर्थात एकटक देखना। अटल, अटल का मतलब होता है ना टल सकने वाला। चिंता पर, चिंता में डूबा हुआ। तो ये तो हुए इसके कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि जो पहाड़ है, पहाड़ों पर जैसे वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, तो उन पहाड़ों पर उगे हुए बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके मन में एक आकांक्षा, एक कामना जो है वो छिपी हुई है। वो कामना कौन सी है? कि जो पहाड़ों पर जो पेड़ हैं वो, उनके मन में ये कामना है कि वो गिरिवर, गिरिवर अर्थात पहाड़ों से भी ऊंचा उठना चाहते हैं। मतलब उनके मन के भीतर ऊंचा उठने की कामना है कि किसी तरह वो आकाश को छू ले। और पता है बच्चों, वो जो पेड़ हैं, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो झांक रहे हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ, चुपचाप शांत आकाश की तरफ देख रहे हैं। झांकना मतलब देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? पेड़। अनिमेष, एकटक। अटल, ना टल सकने वाली निगाहों से। पर ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ किसी चिंता में डूबे हुए हैं। तो इन पंक्तियों को दोबारा से मैं इनकी व्याख्या करती हूँ। है झांक रहे नीरव नभ पर, जो पहाड़ों पर जो पेड़ हैं वो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो चुपचाप शांत आकाश की तरफ देख रहे हैं। अनिमेष,
एकटक देखी जा रहे हैं, ना टल सकने वाली निगाहों से, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। और वो चिंता कौन सी है? कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वृक्ष हैं उनके मन के भीतर ये चिंता है कि वो किसी न किसी तरह वो पहाड़ों से भी ऊंचा उठ पाएं और आकाश को छू सके। और जो वृक्ष हैं उनकी इस आकांक्षा के द्वारा कवि ने मनुष्य की आकांक्षा को भी दर्शाया है कि मनुष्य के मन के भीतर भी हमेशा आगे बढ़ने की जो तमन्ना है, जो कामना है, वो हमेशा होनी चाहिए। चाहे रास्ते में जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए। बच्चों, आशा है कि आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके अंतिम जो पंक्तियां हैं, अंतिम जो पैराग्राफ है, अब हम उसकी व्याख्या करते हैं। अगली पंक्तियां। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ। उड़ गया मतलब उड़ना। भूधर, भूधर का मतलब होता है पहाड़। अपार, अपार का मतलब होता है बहुत बड़े। पारद के पर, पर तो होते हैं पंख। पारद के पर मतलब पारे के समान चमकीले पंख। अब पारा क्या होता है? जैसे जो मरकरी होता है उसे पारा बोलते हैं। जैसे जो थर्मामीटर के बीच में जो पारा होता है, जैसे वो वाइट और चमकीला सा होता है, सफ़ेद रंग का, इसीलिए पारद के पर उसे कहा गया। पारद के पर अर्थात पारे के समान चमकीले पंखों वाला बादल। रवशेष, रवशेष का मतलब होता है, शेष का मतलब तो होता है बाकी रह जाना, और रव का मतलब होता है आवाज़, केवल आवाज़ का रह जाना। निर्झर शब्द का पहले भी इस्तेमाल किया गया है। निर्झर का मतलब है झरना। भू का मतलब होता है धरती, और अंबर का मतलब होता है आसमान। तो बच्चों, ये तो हुए उसके कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे अचानक से उड़ गया अचानक लो भूधर, जैसे अचानक से एक पूरे का पूरा पर्वत जो पहाड़ था वो पारे के समान सफ़ेद सुंदर और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। अर्थात अब ऊपर आकाश में क्या छा गए हैं? बादल छा गए हैं। ठीक है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, अब नीचे धरती पर केवल झरनों की आवाज़ ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। और इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज़ वर्षा हुई जैसे है टूट पड़ा भू पर अंबर, जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। तो ये सब बच्चों कवि की कल्पना मात्र है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अचानक से जो पहाड़ है वो पारे के समान चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर आसमान में उड़ गया है, अर्थात आसमान में बादल छा गए हैं और नीचे धरती पर केवल झरनों की आवाज़ ही बाकी रह गई है। और इतनी तेज वर्षा हुई कि कवि को ऐसे लगा जैसे जो आकाश है वो धरती पर टूट पड़ा है, अर्थात जैसे आकाश में से वर्षा रूपी बाणों का धरती पर आक्रमण हो गया हो। तो इस प्रकार से ये कवि को ऐसा लग रहा है। अगली पंक्तियाँ। धंस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। सबसे पहले बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। धंस गए मतलब नीचे दब जाना। सभय, सभय का मतलब होता है डर के साथ।
भय के साथ। भय क्या होता है? डर। धरा, धरा का मतलब होता है धरती। शाल क्या है? शाल है पहाड़ों पर पाए जाने वाले एक वृक्ष का नाम है, उसे हम शाल कहते हैं, जो पहाड़ों पर ही पाया जाता है। ताल, ताल का मतलब होता है तालाब। जलदयान, जलदयान मतलब बादल रूपी विमान। अब विमान क्या होता है? जैसे कि एरोप्लेन, हवाई जहाज़। विचर, विचर, विचर विचर का मतलब होता है घूमना। और इंद्रजाल का मतलब होता है जादूगरी। तो ये तो हुए कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, जैसे पिछली पंक्तियों में ये बताया गया था कि अचानक से आसमान से तेज वर्षा जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो उस वर्षा के प्रहार या उसकी तेज गति के कारण कवि को ऐसा लगता है जैसे जो पहाड़ों पर शाल के वृक्ष हैं वो डर के मारे धरती में नीचे धंस गए हैं। अब किसके डर के मारे? क्योंकि बहुत तेज गति से वर्षा हो रही है, उसके कारण कवि को ऐसा लग रहा है जैसे शाल के जो वृक्ष हैं वो डर के मारे नीचे धरती में धंस गए हैं। और उठ रहा धुआं जल गया ताल। ताल का मतलब तालाब। तालाब के जल से या पानी से इस प्रकार धुआं उठने लगा है, कवि को ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के पानी से धुआं उठ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसमें आग लग गई है। वास्तव में बेटा ये किस धुएं की बात की जा रही है कि जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ठंड में पानी से जो भाप निकलती है, तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि जो तालाब है उसमें से धुआं निकल रहा है और ऐसे लग रहा था जैसे उस तालाब में कहीं आग लग गई हो। अगली पंक्तियाँ, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब ये सब कुछ जो मौसम में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, इतना बदलाव हो रहा है, ये किसी के कारण तो हो रहा है ना। तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे जो वर्षा का देवता है, वर्षा का देवता कौन है? इंद्र। कि जैसे जो वर्षा का देवता है वो जलदयान, जलदयान मतलब बादलों के विमान में, बादलों के हवाई जहाज़ में। अब यहाँ पर हवाई जहाज़ शब्द का प्रयोग नहीं हम करेंगे, हम यहाँ पर विमान शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हवाई जहाज़ विमान का ही एक पर्याय है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षा का देवता जो इंद्र है वो बादलों के विमान में घूम घूम कर कहीं जादूगरी के खेल दिखा रहा है। तो जादूगरी तो लग रहा है बेटा, जादू का खेल जैसे होता है कि एक ही मिनट में कुछ हो जाता है और दूसरे ही पल में कुछ और हो जाता है। तो ये जो जितने भी मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, कवि को ऐसा लगता है कि ये इंद्र देवता के कारण ही हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा का देवता जो इंद्र हैं वो बादलों के विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखला रहा है, यानी कि जादू के खेल दिखा रहा है। और ये इंद्र देवता ही हैं जिनके कारण पहाड़ों पर क्षण क्षण में, मतलब हर पल में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण जो मौसम है वो हर पल अपना रूप बदल रहा है। और यहाँ पर कवि ने उस शक्ति का नाम क्या दे दिया है? इंद्र देवता, जो कि वर्षा का देवता है। तो उन्हीं के प्रभाव के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी जो ये कविता थी पर्वत प्रदेश में पावस, उसकी व्याख्या जो है वो ख़त्म होती है। और उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से विषय की समाप्ति से पहले जो 3 पैरे हैं उनको मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों, पहले पैरे में कवि ने पहाड़ों का वर्णन किया है, पहाड़ों की विशालता का वर्णन किया है कि पहाड़ जो हैं वो करघनी के समान विशाल आकार में फैले हुए हैं और उनके ऊपर उगे हुए जो पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर जो फूल हैं
उनको पहाड़ों की आंखें माना है और कवि को ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ अपनी हज़ारों फूलों रूपी आँखों से अपने बड़े आकार को नीचे पानी में देख रहे हों। और वो जो पानी या तालाब जो है उसकी उत्पत्ति पहाड़ के चरणों में ही हुई है, ऐसा कवि को लग रहा है। और जो तालाब है वो किसके समान फैला हुआ है, किसके समान लग रहा है, वो आईने के समान लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक उसी प्रकार तालाब में पहाड़ अपने प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देख रहा है। तो ये पहले पैरे में है। अब हम दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। जो दूसरा पैरा है, पद्यांश है, उसमें कवि ने किसका वर्णन किया है? उसमें झरनों का वर्णन किया गया है कि झरने जो हैं वो पहाड़ों के सम्मान में गीत गाते हुए प्रतीत हो रहे हैं और उनके गीतों की आवाज़ से रग रग में नशा सा छा रहा है, जोश सा भर रहा है। उनके गीतों की जो आवाज़ है उनसे जोश भर रहा है। और जब तेज़ गति में झरने बहते हैं तो जब उसमें झाग उत्पन्न होती है तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मोती की सुंदर लड़ियाँ जो हैं वो बहती हुई जा रही हैं। और उसके पश्चात वृक्षों का वर्णन किया था कि वृक्ष जो हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष पहाड़ों के ऊपर हैं, उनके मन के भीतर उच्च आकांक्षा, किनसे ऊंचा उठने की कामना है? वो पहाड़ों से भी ऊंचा उठना चाहते हैं और आसमान को छूना चाहते हैं, वो जो बड़े बड़े पेड़ हैं। और कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चुपचाप आसमान की तरफ एकटक बिना टल सकने वाली या ना टल सकने वाली निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। तो वृक्षों के माध्यम से कवि ने मनुष्य की कामना को भी दर्शाया है कि इंसान को भी अपने मन के भीतर आगे बढ़ने का जज्बा जो है वो हमेशा कायम रखना चाहिए। तो ये हुआ दूसरे पद्यांश का वर्णन और उसकी व्याख्या। अब तीसरे और अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या कहा है कि अचानक से जो पहाड़ था, कवि को ऐसा लगा जैसे वो पारे के समान चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर आसमान में उड़ गया हो। अर्थात आसमान में ऊपर क्या छा गया है? बादल छा गए हैं और नीचे धरती पर केवल और केवल झरनों की आवाज़ ही रह गई है। और बादलों के छाने से इतनी तेज वर्षा हुई कि जैसे कवि को ऐसे लगा जैसे आकाश जो है वो धरती पर नीचे गिर गया हो और धरती पर अचानक से वर्षा रूपी बाणों का आक्रमण हो गया है। मतलब बहुत तेज गति से जो वर्षा है वो होने लग गई है। और इतनी तेज गति से आने वाली वर्षा के कारण कवि को ऐसा लगा जैसे जो शाल के वृक्ष थे वो डर के मारे नीचे धरती में धंस गए हों। और उसके पश्चात ठंड के मौसम में जैसे पानी से भाप निकलती है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे तालाब जल गया हो, तालाब में कहीं आग लग गई है और वहाँ से धुआं उठ रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी मौसम में परिवर्तन या बदलाव हो रहा है वो कवि ने माना है कि वो किसके कारण है, कि कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा का देवता जो इंद्र है वो बादलों के विमान में घूम घूम कर जादूगरी के खेल दिखा रहा है। क्योंकि ये जादू ही तो है जो पहाड़ों पर पल में मौसम कुछ और हो जाता है और दूसरे ही पल जो है वो मौसम बदल जाता है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इस कविता की व्याख्या को समझा है और मुझे पूरी आशा है कि अगर आप इस कविता की व्याख्या को ध्यान से 1 या 2 बार सुनोगे और खुद कठिन शब्दों के अर्थ को जानकर इसकी व्याख्या करने की कोशिश करोगे तो आपको इस कविता की समझ अच्छी तरीके से आ जाएगी और इस कविता पर आधारित जो प्रश्न है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए अब हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। अगली कक्षा में हमारा क्या काम होगा कि हम इस कविता पर आधारित जो अभ्यास के प्रश्न हैं हम वो करेंगे। तो बच्चों, आज के विषय की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको ये कविता या उसकी व्याख्या जो है वो आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे
ज़रूर बताना। मैं एक बार फिर से इस कविता की व्याख्या आपको करके बताऊंगी। तो चलिए अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।